हमारे आज के मेहमान हाकिम अली जरदारी, आइए उनसे बात करते हैं। जरदारी साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कर रहे हैं आजकल? आराम कर रहा हूँ। आराम और सियासतदान दो चीज़ें मुख्तलिफ नहीं? नहीं, अब सियासत है ही नहीं मुल्क में, तो क्या करे जाए। अगर सियासत नहीं हो रही तो आपकी फैमिली ने जो इंतखाबात लड़े हैं लोकल बॉडीज़ के, उसमें क्यों हिस्सा लिया अगर उस मुल्क में सियासत नहीं? मतलब ये है कि वो अब बच्चों का इलेक्शन सियासत है, बच्चों हमारे बुजुर्गों को तो नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे मुल्क में दो किस्म की सियासत हो रही है, एक बच्चों की, एक बुजुर्गों की। क्योंकि वो अब एक तो दूसरी है कि साहब बहादुरों ने, हालांकि दुनिया में ये होता है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है ना, वो इलेक्शन लड़ सकता है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें कहते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये कि जब इलेक्शन हो रही तो हम दोनों बाप बेटे जेल में थे, तो हम कैसे लड़ सकते थे? तो आप जेल में क्यों थे? कुछ तो किया होगा आपने। क्या हमने क्या किया? वो अब तक साबित तो कुछ नहीं कर सके। यहाँ हालांकि इनकी कोर्टें इनकी हैं अपनी। अब जो है कोर्टों ने कसम उठाया है पीसीओ पे, ठीक है। अब पीसीओ पे कसम उठाने वाले कोर्टों कोशिश करने के बावजूद भी अब तक कुछ नहीं साबित। तो सब एक सवाल उठेगा कि इतने ज्यादा मुकदमात आप ही दोनों बाप बेटों के खिलाफ क्यों? पॉलिटिकल वजह क्या सिर्फ आप ही दो सियासी शख्सियात हैं पाकिस्तान में? ये नहीं है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ताकि मुशर्रफ साहब से सुलह करें। हम बलोच लोग हैं, हम नहीं सुलह करेंगे, सीधी सी बात है। क्या ये हकीकत है कि फिर आपका बेनज़ीर पे इतना दबाव है कि आप बेनज़ीर को मुशर्रफ से सुलह करना ही नहीं देना चाहते? ऐसी बात नहीं है। बेनज़ीर की जो बेनज़ीर के ख़ानदान से शुरू से लेके भुट्टो को फांसी लगाई गई, उसके 2 भाई कत्ल कर दिए गए, बेनज़ीर को सखर जेल, बदतरीन जेल था, उसमें डाला गया। शुरू से उसके साथ, उसके उस ख़ानदान के साथ, हम तो बाद में आए हैं भाई, उस ख़ानदान के साथ तो शुरू से लेके ज़ियाउल हक से लेके अब तक उसके साथ जुल्म, ज़ाती, नाइंसाफ़ी चल रही है। लेकिन वो औरत, वो लड़की अब तक झुकने के लिए तैयार नहीं है और बात मनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम उसके साथ है, लोग उसके साथ हैं। आप देखें वो बाहर बैठी हुई थी, उसके बाद अब भी कितनी सीटें उसकी सूबाई कौमी असेंबली में है कि नहीं है। हम वापस चलते हैं 1988 में। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, अवाम उनके साथ, उनको कौमी असेंबली में नशिस्तें मिली, वो इक़्तिदार में आई। क्या आपके इल्म में है कि वो जो इक़्तिदार लिया गया उसमें क्या सौदा किया गया फौज से? देखें, बात मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ हो या बेनज़ीर हो, ठीक है, इत्तफाक से ज़ियाउल हक मर गया, इत्तफाक से या कुछ मर गया, ठीक है। उसके बाद मजबूरन गुलाम साहब को इलेक्शन करनी पड़ी, मजबूरी थी उसकी। उसके बाद 2 बरस 20 महीने बेनज़ीर की हुकूमत और 2-2.5 महीने दोनों सियासतदानों को अपना करप्शन ये करके उनको निकाला गया। अब जो गाना गा रहा है, जा रहा है जी, ये असेंबली पूरे 5 साल मुकम्मल करेगी। भाई उसके पीछे ऐसा बैठी हुई है, उसके पीछे जनरल साहब बैठा हुआ है, तो 5 साल पूरा कर रहे हैं। किसी सियासतदान को ये 5 साल पूरा नहीं करने देते, तो फिर क्या बेनज़ीर का कसूर, क्या नवाज शरीफ का कसूर? हाकिम अली जरदारी साहब, मैंने किसी के कसूर की बात नहीं की, हम तारीख की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं भी आपसे हमने तारीख की बात की। हमने कहा कि 1988 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार लिया जी, तो जो समझौता किया फौज के साथ, कोई नहीं, क्यों कर किया? कोई समझौता फौज के साथ नहीं किया। फौज ने मजबूर होकर बेनज़ीर को पावर दिया। अच्छा, क्या? लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर बेनज़ीर के दौर में उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस डलवाया गया लोगों को, आपको पता है। अच्छा, एक 1 by 1 चले ना। अब मैंने ये कहा कि 1988 में जो इक़्तिदार दिया गया वो फौज के साथ एक समझौते की वजह से दिया गया, आपने कहा नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। अब मैं ये सवाल करता हूं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास डिफेंस बजट को चेक करने के इख्तियारात थे? नहीं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मुल्क की न्यूक्लियर जो तरक्की हो रही थी उस पर चेक करने के इख्तियारात थे? बनाया भुट्टो ने न्यूक्लियर पावर। सर, हम भुट्टो की बात नहीं कर रहे, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलता है। मैं कहता हूँ इक़्तिदार शराइत के ताबे मिला, आप कहते हैं कोई शर्त नहीं थी। मैंने शर्त एक बताई कि ये तय हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिफाई बजट के बारे में सवाल नहीं करेगी। गलत बात है, गलत बात है, ऐसी बात नहीं थी। अगर ये बात होती तो फिर हमारे ऊपर नो कॉन्फिडेंस क्यों डाला जाता? कैन यू बिलीव कि एक जनरल बेग
एक बैंक से 17 करोड़ रुपया लेके और मेंबरों को बांटे हैं पूरे पाकिस्तान के। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। किसने बांटे? असद दुरानी ने, जिसको बाद में आपने भी बनाया, जर्मनी में अपना सफीर मुकर्रर किया। उसको किसने दिए पैसे? असलम बेग ने दिए ताकि पीपल्स पार्टी हारे। जरदारी साहब, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता था कि असद दुरानी नामी एक शख्स ने वो पैसे लोगों को दिए। जब आप इक़्तिदार में आए तो आपने उस असद दुरानी को सजा देने की बजाय उसको सफीर मुकर्रर किया। That I can't say because the People's Party Benazir will say, but I tell you। नहीं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं थे? नहीं हूँ, मैं अभी भी हूँ। क्या आप पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी आपने नहीं दी? जी बिल्कुल है। क्या कभी आपने सवाल किया अपनी क़यादत से कि जिस आदमी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ पैसे दिए उसको ही आप देते हैं? नहीं, मैं उसको नहीं, मैं तो जुर्मवार समझता हूँ असलम बेग को, जो CNC होके चोरों की तरह बैंक से पैसे। तमगा जमहूरियत किसको मिला? किसको? क्या मतलब? तमगा जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसको दिया? मुझे नहीं पता, ये मुझे इसका इल्म नहीं है। असलम बेग को? आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं, अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आप कहते हैं कि जुतोई के वाले साइडात मेरे घर पे रोते रहे कि मेरे बेटे को टिकट दिलवा दो। सही बात है। कब की बात है? वर्जुन का ज़माना था तो वो ये हुआ था कि इलेक्शन हुई, 11 मेंबर थे, ठीक है। 5 जतोई ग्रुप में थे, 5 सैयद ग्रुप में थे। एक बशीर शाह का, शबीर शाह का, बशीर शाह का बाप जो था हसन बख्शा, वो अकुलता मेंबर था। उसने कहा कि मुझे जो सीट देगा उसको मैं टिकट दूंगा, उसको मैं वोट करूंगा। तो गुलाम अहमद शाह था, नवाब शाह में MP है और म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट भी था। तो मैंने उसको जाके, कोई माने नहीं, हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं। मैंने जाकर उसको राज़ी किया। मैंने कहा देखो यार, पूरी दोस्त जा रहे हैं, तुम हाथ उठाओ, तुम म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन भी हो, तुम दोस्त दे कहाँ तुम लाओगे, लाहौर जाओगे। मैंने बड़ा मुश्किल से उससे लिखवा लिया, रिजाइन कर लिया। और हमने इमाम अली उन्नड़ को, जो शाह साहब का कैंडिडेट था, उसको मेंबर बनाया। जफ़र अली शाह जो इस वक्त मेंबर है कौमी असम्बली का, इसका चचा ना क्या, उसका चचा था उस वक्त असम्बली का मेंबर। उसने कहा मैं मोटा आदमी हूँ, मैं कहाँ लाहौर जाऊँगा यार, मेरे दामाद भी है, मेरा भतीजा है, इसको माना। जफ़र अली शाह मेंबर बन गया। जफ़र अली शाह को जतोइयों ने जाके रिटिपिटेशन दाखिल की कि अंडर एज है, ये तो बन नहीं सकता। विदिन 3-4 मंथ वो जफ़र अली शाह डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर ये हुआ कि फिर हम गए हसन बख्श शाह के पास कि वोट दो। उसने कहा मुझे दूसरी सीट चाहिए। मैंने उसको कहा भाई 4 महीने पहले तुमने हमसे एक सीट ली है, अब दूसरी सीट, तो आस्ते आस्ते ऐसे ही करोगे कि हम सब निकल जाएंगे, बाकी तुम रह जाओगे। तो फिर उसमें हमने इख्तलाफ किया, हमने कहा नहीं, इससे फिर हम जतोई से हमारी क्या दुश्मनी है, हम क्यों जतोई से लड़ें। फिर तो ये बात जतोई तक पहुँच गई। फिर एक मेंबर था अपना राजपर, वो जतोई के ग्रुप से छीन के हमारे पास आ गया। वो कैंप में आगे बैठ गया। रात को जतोई के बाप और खेड़ो साहब और दूसरा था अपना वो 3 मेंबर खुद अपने मेरे पास आए, मेरे घर पे आके बैठे कि भाई हमारी इज़्ज़त गुजरी, तुम बलोच हो, हमारे बलोच है, और मेरे बेटे को, मैं रिटायर्ड होता हूँ, मेरा बेटे को अब मेंबर बनवाओ। मैंने कहा भाई फैसला हो चुका है, और वो फैसला नहीं हुआ था, लेकिन वो राज पर पहुँच गए, हमारे पास एक वोट की ज़रूरत है, तो हमारे पास आ गया, तो हम क्या करें। नहीं ये खुदा के लिए जाओ जाओ। फिर मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ भाई। मैं गया रात को 12 बजे जाकर खैर शाह को उठाया नींद से। मैंने कहा भाई उठो, ये जंदोई आया है। उसने कहा नहीं हमारे पास मेंबर है और हमें कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा देखो बात वो कहता मैं लीडरी छोड़ता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो लिहाजा इसको मान लो, वो अपना बेटा दे रहा है, वो तुम्हारे साथ, तुम्हें चाहिए लाहौर चल के तुम्हारे साथ वोट करे, ठीक है ना। तो आप क्यों उसको इनकार करते हो। डिस्ट्रिक्ट में फसाद ख़त्म होता है, ये होता है। अहमद खान राजपर का बेचारे के बैकग्राउंड कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, खाम करते हो। बड़े मिन्नतों से 3 घंटे मत्था मार के रात को 1-2 बजे आके इसको था भाई मुबारक हो, खैर शाह मान गया है। सुबह को मीटिंग हुई, जतोई साहब का बाप भी और जतोई साहब खुद भी बैठे, कुरान शरीफ में मायदा हुआ, उसमें मेरी गवाही, दूसरा हमारा फ़कीर हिस्मानी उसकी गवाही हुई। लाला खैर सलाह वो जतोई साहब
को अंगुली से पकड़ के मैं पॉलिटिक्स में लाया। ठीक है, जो मैंने कहा गलत नहीं कहा। उसके बाद जतोई साहब लाहौर पहुंचने से पहले ही मुकर गया। सर, अगर मैं ये कहूं कि आपकी सियासत की बुनियाद कौम परस्ती है तो क्या आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल करता हूं। अब मैं ये पूछूंगा फिर कि जब एक शख्स जो कि कौम परस्त सियासत में यकीन करता है, वो कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी एक बड़ी मास पार्टी में शामिल हो जाता है? कौम परस्ती ये है, मैं मुसलमान हूँ, कौम मेरी पाकिस्तानी है, मैं सिंधी हूँ, बलोच हूँ। कौम परस्ती के मतलब नहीं है कि मैं अलहदा पसंद हूँ, आप समझे? कौम परस्ती ये नहीं है, आई प्राउड बी ए पाकिस्तानी। आर यू सिंधी और बलोच? आई एम बलोच एंड सिंधी। बलोच बाय बर्थ, सिंधी बिकॉज आई एम सिंध, लिविंग इन सिंध, एंड मैंने सिंध के लोगों का नमक खाया है। आई एम सिंधी। आपने कहा कि महसूस होता है कि पाकिस्तान में टूटने से बचने की सकत ही नहीं रही। इतने मायूस हैं आप? मैं मायूस नहीं हूँ, तो ये बयान पे नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से बंगाल में किया गया, जिस तरह से बंगालियों के साथ हशर किया गया, उसी तरह से आज बलोचों के साथ, सिंधियों के साथ, पख्तूनों के साथ और सराय की बेल्ट, मुल्तान से लेकर बहावलपुर तक उनके साथ हशर किया जा रहा है। तो जाहिर है ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ खुदा के लिए ना तोड़ो, लेकिन अब तोड़ने वाले बैठे हुए इस्लामाबाद और लाहौर वाले में क्या करूँ? सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन 47 से लेके अब तक लोगों को दिया नहीं जा रहा है। जब सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन 16 करोड़ों को नहीं दोगे तो क्या होगा? आपने कहा सब खुद गर्ज हैं, पाकिस्तान की किसी को परवाह नहीं। 50 साल से इस्लामाबाद महाजरों को सिंधियों से लड़ा रहा है। हम सियासी, समाजी और माशी तौर पर बीमार मुल्क में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा है। कौन है इस्लामाबाद में जो लड़ा रहा है? आपको पता है, एजेंसियां लड़ा रहे हैं, एजेंसियां इस मुल्क को रूल कर रहे हैं, और एजेंसियां इलेक्शन कराती हैं। और आप सियासतदान एजेंसियों के इशारों पर उनके साथ मुलाकातें करने के लिए सेफ हाउसेज में जाते हैं और इस पे खुशी का इजहार करते हैं कि फलाने जनरल से आपके तल्लुकात हैं। मैं अपनी जात की बात, आपकी जात की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल नहीं। देखे, एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से पहले सियासतदान कहाँ से पैदा होते थे? आर्मी की एक इंस्टीट्यूशन होती है ना, जहाँ से वो ट्रेनिंग लेते हैं, लेफ्टिनेंट से सेकंड लेफ्टिनेंट बनते, लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह वगैरह ऊपर जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के भी ये इम्तिहान होते हैं, फिर उसमें से चुन के उनकी इंस्टीट्यूशन अदारे हैं। हाँ, पाकिस्तान बनने के बाद इंस्टीट्यूशन को ताला लगा दिया गया, सियासी इंस्टीट्यूशंस को। जी। और पहले पाकिस्तान से पहले क्या होता था कि मुश्किल में लोग खड़े होते थे, वहाँ से खिदमत करके फिर सूबाई में आते थे, फिर सूबाई से कौमी में जाते थे। यहाँ तो अब आलम ये मुल्ला मेंबर से उठाया सीधा कौमी असेंबली का मेंबर, स्टूडेंट वहाँ से एजिटेटर और सीधा कौमी असेंबली में। इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान बनने के बाद ख़त्म नहीं हुआ। क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के सियासतदान उन एजेंसियों के साथ खुद तावन करते हैं, बल्कि फ़ख्र से अपनी मजालस में कहते हैं कि फलाना जनरल मेरा दोस्त है, फलाना ब्रिगेडियर? मैं इसके एग्री करता हूँ आपसे, मैं ये नहीं कहता नहीं, लेकिन सवाल ये है पैदा होता है कि मुझे बताइए सियासतदान कौन, किसको आप कहते हैं? और ये जो बेसिक डेमोक्रेसी के मेंबर जो बने थे अयूब खान के ज़माने में, कौमी असेंबली मेंबर होते थे, पैसे दे के मेंबर बन के आते, उनको सियासतदान कहते हैं? या मजलिस शोरा के मेंबरों को सियासतदान कहते हैं, या BA वालों को सियासतदान कहते हैं? आपसे जानना चाहता हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, आप जिसको सियासतदान कह रहे हैं, आप किनको कहते हैं? मैं इनको सियासतदान नहीं कहता हूँ। सदर साहब, क्या ये हकीकत है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने निशात सिनेमा का इफ्तिताह किया था? ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरी निशात सिनेमा थी भी नहीं। और इसीलिए आपने अपने सिनेमा का इफ्तिताह जुल्फ़िकार अली भुट्टो से करवाया? नहीं, उस वक्त सिंधी मेंबर एक ही था जो वजीर था, तो उसके लिए सिंधी एज अ सिंधी उसने उसको मैंने बुलाया। और यही वक्त है जब हाकिम अली ज़रदारी सिंध की अशराफिया में जाने लगा और कराची में उसकी बात होने लगी और कराची की महफिलों में एक नाम आया हाकिम अली ज़रदारी। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। असल में लैंड रिफॉर्म हुआ, उसमें हमारी काफ़ी ज़मीनें चली गई। ज़मीन गई आपकी? अयूब खान की मार्शल के ज़माने में तो हमें कागज़ दिए गए कि ये 500 रुपये एकड़ के हिसाब से ये 15 साल में कैश होंगे विथ इंटरेस्ट। आपकी कितनी ज़मीन की थी? काफ़ी गई थी। कोई अंदाज़ा?
7-8 हज़ार गई। 7-8 हज़ार एकड़ आपकी ज़मीन गई और आपको मिल गए 500 रुपया, 400 रुपये पर 400 रुपये फी एकड़ के जाएं और कैश करवा लें। नहीं 15 साल के बाद होंगे कैश। 15 साल के बाद? हाँ। कितनी ज़मीन के थे पैसे? नहीं मेरा मकसद ये नहीं। अच्छा खैर हम उसको, मेरी सवाल ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या वो वक्त है जब आप अपने सनमा का भुट्टो साहब से इफ्तार करवाते हैं? उस मार्शल लॉ के वजह से और लैंड फार्म की वजह से मैं आया, कराची में आके प्लाट लिया, सिनेमाएँ बनाई और बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे साथ पूछने बिजनेस नहीं था, मेरे साथ पूछने तो जमींदारी थी। मुझे मजबूर किया गया कि मैं इधर आ जाऊं। सर सिर्फ आप ही की जमीन छीनी गई सिंध में और आप ही को ये कागज दिए गए और आप ही मजबूर होकर कराची में आए या कुछ और लोग भी आए? सब तमाम लोग, काफी लोग। मैं उस वक्त आया था और मेरी जो सिनेमा थी वो इंडिया, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में वाहिद सिनेमा थी, सिनेमा टाडियो, जिसमें वो सिनेमा पिक्चरें चलती थी जो 7 मिलीमीटर की बनी हुई थी, जिसमें क्लियोपेट्रा, कैन, साउथ पैसिफिक, लॉरेंस अरेबिया, अलसेट, जो 6-6 महीने 8-8 महीने चलती थी। फिर आपको तमाम एजेंसीज मिल गई? नहीं सुनो तो, मैंने अच्छे पैसे कमाए। फिर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस भी थी जिसमें से मैं बाहर से फिल्में मंगाता था और पूरे पाकिस्तान में, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन करता था। मैं बिजनेस करना शुरू किया था। अच्छा हम कहें कि आपका बिजनेस था, वो था फिल्म साजी तो आप नहीं करते थे, लेकिन आपके पास सिनेमा था और डिस्ट्रीब्यूशन थी उन फिल्मों की जो 70 मिलीमीटर की थी। और 70 मिलीमीटर की फिल्में उस जमाने में बहुत कम चल रही थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। सिनेमा थी नहीं और आपको एक मोनोपोली आपकी बन गई, आपको उसका एक फायदा हो गया। बस ये क्या हकीकत, जब आप कराची आए तो आप किराए के मकान में आपने आके रिहाइश शुरू की? बिल्कुल सही। कौन सा मकान था, किस इलाके में? नहीं वो BCH में था मेरा मकान, वहाँ मैंने किराए पे बिल्कुल लिया था। मैं झूठ क्यों बोला? और दूसरी ये कि मैंने प्लाट लिया था, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मुझे पैसा वहाँ लगाना था। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन में भी आपकी दिलचस्पी हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में आपकी दिलचस्पी है। सोल्जर बाजार में आपका ऑफिस भी एक रहा कंस्ट्रक्शन। जी। और वहाँ पे कुछ लोगों के साथ आपका लेन देन के मामले में कुछ इख्तलाफ भी हुआ और लोगों को कुछ मुतालबे भी थे उस कंस्ट्रक्शन कंपनी की कामयाबी या नाकामी की वजह से? मेरी जितनी कंस्ट्रक्शन मैंने की कामयाबी हुई। असल बात ये होता है कि कंस्ट्रक्शन में ये है कि आप बुकिंग कराते हैं, ठीक है, आपने बुकिंग करा ली, अब वो फ्लैट जो है बुकिंग हो गई है, अब उसको जो किस्तें हैं वो एक किस्त, दूसरी किस्त, चौथी किस्त, अब कोई नहीं देता है तो उसमें अपनी एग्रीमेंट में क्लॉज है, उसको कैंसिल किया जाता है। और फिर मेरी शराफत होती थी, जो कि क्लास जो होता है, जो आप बयाना दो ना वो वापस नहीं होगा, लेकिन मैं उनको वापस करता, मैंने कहा बयाना वापस ले लो। अच्छा बेम्बिनो सिनेमा के साथ 3 सिनेमा आपके और हैं और आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। आप ऐसा, मेरा बिल्कुल बेम्बिनो था, स्काला था, स्टार था, 3 सिनेमा और बिल्डिंग भी थी मेरी। 3 सिनेमा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ये लत कैसे पड़ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर जाके इलेक्शन लड़ने की? पीपल्स पार्टी के टिकट पे क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारा, आपका। लत नहीं पड़ी थी मुझे ये था कि मेरी दोस्ती मीर रसूल बख्श से थी, अली अहमद से थी। अब मीर रसूल बख्श, अली अहमद का आप बार बार नाम ले रहे हैं। हाँ, वो लोग बीड़ी पीने वाले लोग हैं, खाकसार सारी उम्र वो रहे। जी। उनमें तो मैंने कोई तमकनत और गरूर नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। उनमें तो मैंने एक ऐसा अच्छा इंसान, जब भी मैं उनको जानता हूँ जिस हवाले से, सवाई अली अहमद के कि वो सूट पहनता था, लेकिन पहले तो तालपुर तो बिल्कुल सूट नहीं पहनता। पहले तो सूट नहीं पहनता, पहले वो खाकसार थे दोनों। बीड़ी पीते रहे? नहीं, अली अहमद नहीं बीड़ी पीता था, अली अहमद रसूल बख्श पीता था। अली अहमद जो था वो खाकसार था, पहले वो शलवार कमीज में होता था, और रसूल बख्श जो था वो सूट पहनता था, 3 पीस। अब वो जब आया उसने आगे सूट पहनना गया तो उसने फिर वो शलवार कमीज वो खदर पहनना शुरू कर दिया था। आपसे उनकी दोस्ती कैसे हो गई? मेरी दोस्ती क्यों नहीं हुई भाई? पहली बात तो ये है कि रसूल बख्श और मेरी बीवी और रसूल बख्श की बीवी जो आपस में रिश्तेदार थे, दोस्ती तो मेरी अच्छे लोगों से थी। आप फैज साहब से मेरी दोस्ती थी, जोश साहब से थी। हम 1970 की बात कर रहे थे, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको ले जाने वाले रसूल बख्श तालपुर जी, और भुट्टो साहब भी, दोनों। भुट्टो साहब ने क्या कहा आपको? पार्टी में शामिल हो। सिंध में कौन कौन और आदमी सरमायादार था जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ 1970 में? मेरे ख्याल में काफ़ी थे। जतोई था। नहीं, मैं सरमायादारों की बात कर रहा हूँ। आप सरमायादार हैं, हम आपको अब जागीरदार के तौर पे नहीं, सरमायादार कोई नहीं था। हाँ,
मंगी था। सर ये क्या दुरुस्त है कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते थे और इस सिलसिले में आपके और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान बाज़ औक़ात गुफ्तगू हुई? ये होती। आपको क्या इख्तिलाफ था नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से? नहीं, नेशनलाइजेशन देखें ना, नेशनलाइजेशन आप करें जब पहले कैडर तैयार करें। कैडर पीपल्स पार्टी के पास था नहीं, ओवरनाइट बैंकें ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, उस पर मुझे इख्तिलाफ था। और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा इख्तिलाफ मुझे ये था कि जो पंजाब अपना कॉटन इंजीनियरिंग फैक्ट्री और अपना चावल का कारखाना, वो छोटे छोटे वो किए थे। साहब जुल्फ़िकार अली, मुझे हक पहुंचता था कि मैं पार्टी को कहूँ या मैं इख्तिलाफ करता हूँ। ये कोई डेमोक्रेसी है, इसमें कोई जुर्म तो नहीं है। सर क्या वो डेमोक्रेसी आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है? मैं पीपल्स पार्टी का न ओहदेदार हूँ, वर 1-2 आने का मेंबर हूँ, 4 आने का, 5 आने का बस। जब आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तिलाफ कर सकते थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इख्तिलाफ सुनते थे, वो सुनते थे। मेरा सवाल यह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश है? बिल्कुल है। क्या आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बुनियादी मकासद से दूर जा चुकी है? नहीं, वो दूर नहीं जा चुकी है। हालात उनको मिलने, हालात ऐसे बन गए हैं कि वो अभी भी उनका वो है, रोटी कपड़ा मकान, अभी भी उनका मैनिफेस्टो तो वही है। आपको यकीन है? जी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल है? बिल्कुल है। लेकिन जब आप पर इतने मुकदमात हैं, आपके खिलाफ मुकदमात वापस नहीं लिए जाएंगे, आप आगे नहीं जाएंगे, रास्ता खुलेगा नहीं। अगर तो मैं नहीं है, देखो ना, मैं नहीं हूं तो मेरा बेटा भी नहीं है, मेरी बेटियां जाएंगी, मेरे और औलाद जाएंगे, बिलावल जाएगा, सब जाएंगे। हम भागने वाले नहीं है मियाँ। लेकिन आप भुट्टो के कॉमरेड्स के खिलाफ हैं। हाँ, भुट्टो के कॉमरेड्स के खिलाफ हैं। हाँ, मैंने एक आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आपने शेख रशीद को, जे रहीम को, मिराज मोहम्मद खान को, डॉक्टर मुबशर हसन को, मुबशर को, सबको बुरा कहा कि इन्होंने मरवा दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। बिल्कुल, अभी भी कहता हूँ, ये जितनी नेशनलाइजेशन की इन्हीं की मेहरबानी की वजह से। दे वर नॉट सोशलिस्ट, दे वर सैडिस्ट। अभी मैं कहता हूँ दे वर सैडिस्ट। सर आप बहुत बड़ा रिमार्क नहीं पास कर रहे हैं। बहुत बड़ा दिमाग नहीं पास कर रहा हूँ, आई मीन इट। मैंने उस वक्त उनको उस वक्त भी कहा था। कल अगर आपके बारे में उन्होंने सख्त कोई लफ्ज़ कहा तो फिर? मैं कोई गाली तो मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने नेशनलाइजेशन का किया, ये सैडिस्ट कर सकते थे। 77 में आप पार्टी छोड़ देते हैं, वो सैडिस्ट पार्टी में रहते हैं? नहीं कहा। जिनको आप सैडिस्ट कह रहे हैं, शेख रशीद पार्टी में रहे, डॉक्टर मुबशर हसन पार्टी में रहे, जेएरएम पार्टी को पार्टी से निकाल दिए गए। ये आपने मेरा नाम निकाल के सब निकल गए भाई, निकल गए। और चीज़ है सर, देखिए बाई चॉइस आप किसी चीज़ को छोड़ दें, और चीज़ है। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 77 में क्यों छोड़ी? अब देखें, हम देख रहे हैं आज की जो गुफ्तगू हमारी हुई, हम देख रहे हैं कि एक हाकिम अली जरदारी गाँव से शहर में आते हैं, शहर में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, बिजनेस में आते हैं, बिजनेस से वो सियासत में आते हैं और सियासत में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीब दोस्ती का दावा करते हैं। फिर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तिलाफ करने का हक भी इस्तेमाल करते हैं, फिर यकदम वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को छोड़कर 77 में उन्हें छोड़ जाते हैं। जी ठीक है। क्यों इख्तिलाफ होते हैं? किस बात पे भाई? एक बात ये है, एक तो नेशनलाइजेशन पे, जो लास्ट नेशनलाइजेशन थी एक पे, और दूसरे बलूचिस्तान के इशू पे। क्या आपके खिलाफ की वजह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई नहीं थे? वो भी थे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई से आपका क्या इख्तिलाफ है? देखें, बात ये थी, जिस वक्त हम 70 में मेंबर बने थे तो डिस्ट्रिक्ट से 2 सीटें थी, एक पे जतोई बना था, एक पे मैं बना था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि जितने हमारे साथ मुखालिफ में खड़े हुए थे, मेंबर बने थे, उनको पकड़ के पीपल्स पार्टी में लाया, शामिल किया गया, और मेरे से उसने मशवरा नहीं किया। कौमी असेंबली में जीत गए थे, लेकिन कुछ सीट आई। वैसे सर वो आप ही की पार्टी में लाए थे ना? नहीं, जिन आदमी से हमने मुकाबले किए हैं, बगैर जो मेरे हल्के में थे, कम से कम मेरे से पूछते तो सही ना कि भाई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं। मेरे पीठ पीछे उसने जाके ये काम किया। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ कब छोड़ा? जब छोड़ा, जब अली बख्श मेरा समधी था, उसको जेल में डाला गया। अली बख्श जो थे आपके समधी, उनको जेल में क्यों डाला गया? वो मुझे नहीं पता,
बेगुनाह बेसबब थे। जुल्फकार अली भुट्टो बेगुनाह लोगों को जेल में डाल रहे थे? नहीं, वो नहीं है। मतलब जो उन पर आर्मी वालों ने कहा कि वो थर देश बना रहा है, उस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि अली बख्श टालपुर जो है वो थर देश बना रहा है। ये आर्मी वालों ने, इंटेलिजेंस वालों ने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया, उसकी वजह से जेल में गया। आपने पार्टी छोड़ दी? मैंने पार्टी छोड़ दी। अभी कोई हंगामे नहीं हो रहे, पीएनए की तहरीक नहीं? नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर आपने क्या किया? फिर मैं वली खान की पार्टी में जब शामिल, नहीं वली खान के साथ नहीं, शहबाज के साथ। शहबाज, हमने वली खान, बेगम वली खान फिर पार्टी बनाई, फिर मैं उसमें शामिल हुआ। सर, आपके ज़ाती नज़रियात क्या हैं? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चले जाते हैं वली खान के साथ, आपके ज़ाती नज़रियात सियासी क्या हैं? मेरी ज़ाती कोई नज़रियात नहीं, मेरा ज़ाती पाकिस्तानी नज़रियात है। सिर्फ ये है कि कौमों को, जो 4 कौमें हैं, उनको हुकूक दो। सर, क्या अगर 70 में अगर आपके पास पार्टी का टिकट ना होता तो आप उसी बुरी तरीके से हारते जिस तरीके से आप 1985 में हारे? नहीं, मैं लड़ाई नहीं होता, लड़ता ही नहीं, मैं लड़ता ही नहीं। मुझे तो, मैं बिजनेसमैन में था, बिजनेस करता था, मुझे घसीटा गया जतोई ने और भुट्टो साहब ने, मीर रसूल बख्श ने, कि आओ किसी वक्त तुम्हें इलेक्शन लड़नी। सर, इस बिजनेस की वजह से क्या ये हकीकत नहीं है कि आप आसिफ अली जरदारी की तरबियत मुनासिब नहीं कर सके? कोई बाप अपने औलाद की तरबियत से इनकार कर सकता है या उसको चाहेगा कि मेरा औलाद जो है वो बेहतर तरबियत पाए? उनमें ठहराव क्यों नहीं है? मुझे क्या पता क्या ठहराव होते हैं। ठहराव से मतलब इमोशनल हो जाना, झगड़ा मोल ले लेना, अपनी मसल की पावर का इजहार कर देना? नहीं, वो कोई नहीं है। शर्माओं में झगड़े? नहीं, वो देखे ना, बात दरअसल ये थी, बात दरअसल ये है कि हालात इंसान को मजबूर करते हैं। हालात की वजह से अगर कोई उसने बचपन में गलती की होगी। सर, मैं तो वालिद से पूछ रहा हूँ ना। वालिद जवाब दे रहा है आपको? मैं वालिद से पूछ रहा हूँ कि कुछ आप क्या महसूस करते हैं कि कहाँ कोताही हुई? क्या आपको बरह रास्त उनकी निगरानी करनी चाहिए थी और बहुत ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए थी? नहीं, वो उसमें उसकी मेरी गलती नहीं थी, उसमें उसकी, क्योंकि अकलौता बेटा था, मेरी बीवी का कसूर था, मानता हूँ। आप बेनज़ीर के साथ शादी पर क्यों पछताते हैं? मैं नहीं पछताता। कब पछताता? आपने एक दफ़ा कहा कि आपके बेटे से बेनज़ीर की शादी आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने उस ज़माने में बेनज़ीर की शादी मैं नहीं कराई थी, मेरी बीवी ने और हमने कराई थी। और मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, मना किया। आपने कहा कि बदकिस्मती है, उसने बेनज़ीर से शादी की, जेल भी काटी और जान भी जाएगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। बदरअसल ये थी, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम्हें अकलौता बेटा है, ज़िया-उल-हक बैठा हुआ है पावर में, तुम पागल हो कि अपने अकेले तो बेटे को तुम चढ़ा रहे हो। उसके बाद मेरे पे प्रेशर पड़ा, मंगनी होने के बाद प्रेशर पड़ा कि मंगनी तोड़ दो। किसने कहा? मैसेज आए। किसने मैसेज दिया? भाई किधर से भी गौरव, आज शेयर करें ना, शेयर करें ना, आज शेयर करें, कौम से कौम को बताएं कि कौन लोग थे कि जो इस हद तक मदाखलत करते हैं लोगों की जिंदगियों में, कहते हैं कि मंगनियां तोड़ दो। भाई थी। कौन है भाई? लोग मैसेज लेके आए ज़िया-उल-हक की तरफ से। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ज़िया-उल-हक की तरफ से आए कि आपको क्या चाहिए, आपको मिल देंगे, आपको बिजनेस कराएंगे, आपको पैसे दिलाएंगे, आपको ये करेंगे, प्लॉट देंगे, आप ये मंगनी तोड़ दो। मैंने कहा मैं नहीं तोड़ता, क्योंकि आपको अंदाजा था कि शायद जो ऑफर वो कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको फायदे बाद में मिलेंगे। ये बात नहीं थी उस वक्त तो मुझे इल्हाम था कि ये ज़िया-उल-हक मर जाएगा। मैं को वली हूँ, मुझे इल्हाम था क्या उस वक्त? तो भाई ठीक थी, एक रिश्ता होता है, एक बलोच ज़बान देता है, रिश्ता करता है। अब मंगनी करके मैं तोड़ दूँ तो मैं सिंध में या बलोच कौम में या इवन सिंधियों में मुँह क्या उठा चलता। क्या बताना पसंद करेंगे कि जब पीसा पगाड़ा और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान एक सुलह होती रह गई? जी, मैंने कराई। वजह क्या बनी? आपने भी रोल अदा किया, गालिबन मुमताज भुट्टो का भी रोल है। नहीं, मैंने और अली बख्श टालपुर ने। भुट्टो साहब क्या कहते थे? कहते थे नहीं, मुझे नहीं लड़ना, पीर साहब नहीं पकड़ो ये। खैर आखिर में वो मान गए। क्या मतलब जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या कहा? बता दें। उसने कहा कि मैं बिल्कुल सुलह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फैसला हो गया। भुट्टो साहब ने जाके अपने कुछ लोगों को बता दिया, उन्होंने जाके जाम सादिक अली को बता दिया। जाम सादिक अली ने पीर साहब के जो मुरीद थे
जेल में थे, जहाँ सादगी डाले थे, उनको निकाल के बाहर इनकाउंटर करा के मरवा दिया। वो बात फिर ख़त्म। आपने एक दफ़ा बयान दिया, आपने कहा अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी होगी, और उसके बाद आपका ये बयान आता है। आपने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होता तो मैं और अली अहमद तालपुर 5 लाख अफराद को इस्लामाबाद में इकट्ठा कर सकते थे, और फिर हम देखते कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी कौन देता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था, और वाकई मुझे पता पड़ा कि भुट्टो को फांसी लग रही है। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मुल्तान बार से खिताब के लिए जलसा गाह पहुँच गए हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मियाँ से। शहबाज, खासी देर के बाद चीफ जस्टिस जलसा गाह पहुँचे हैं। जी सलमान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिन्हें कल 6 बजे हफ्ते के रोज मुल्तान बार से खिताब करने के लिए पहुंचा था, वो 26 घंटे की ताखीर के बाद आज पहुंचे हैं, और इस मौके पर वकला की एक बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया है। जबकि मुल्तान शहर में जितनी देर वो रहे 3 से 4 घंटे, और उस दौरान शहर भर में उनका इस्तकबाल होता रहा मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से। इस वक्त सलमान अली अहमद खुद हैं, वकील हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, वो खिताब कर रहे हैं। और उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान और डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की तरफ से उन्हें आज़ादी लाइफ मेंबरशिप दी गई और शेड दी गई। इसके अलावा जो कराची में नागहानी आफात की वजह से कल हलाकतें हुई हैं, उनके लिए फातह ख्वानी भी की गई है। अली अहमद की तकरीर के बाद चीफ जस्टिस के दीगर वकला जो है उनकी तकरीर होगी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शहबाज मियाँ। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। ये तो आईएसआई वालों की लाइनें हैं। आईएसआई ने कहा कि आप अमेरिका में रहो और दूसरी को कहा दुबई में रहो। नहीं, वो दूसरे, वो अपने मेडिकल वजह से वहाँ रह रहा है भाई। एक किस्म की हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसको, दुबई में उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिली, दुबई में ऐसी कोई खास बात भी नहीं थी, तो अमेरिका में उसकी जान तो बची है ना, उसकी वजह से बैठा हुआ है, इख्तलाफ कोई नहीं है। ज़रदार साहब, आप की उम्र कितनी है? मेरी 76 ईयर माशाल्लाह आपकी उम्र है। कितनी दौलत आपको और चाहिए अभी? मैंने कभी दौलत के पीछे भागा ही नहीं हूँ, मैं कभी दौलत के पीछे भागा नहीं हूँ मियाँ, मुझे पैसे की जरूरत भी नहीं। तो इसका मतलब असूली तौर पे आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि दौलत के पीछे भागना अच्छी बात नहीं? बिल्कुल नहीं। और दौलत ही कुछ नहीं होती? कुछ भी नहीं होती। उस दौलत का सर क्या करना जिसका आप इस्तेमाल ना कर सके? उस सारे माल का आपने क्या करना है जिसमें आप रह नहीं सकते? मैंने सारे माल की, मुझे क्या ताल्लुक, मुझे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं सारे माल से। जो अवाम आपको इज्जत देते हैं और जो अवाम अपना दिन और रात आपके लिए लगाते हैं, क्या उससे बड़ी कोई चीज़ आपको मिल सकती है? कुछ नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो क्या ये आप अपने बेटे को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि दौलत ही कुछ चीज़ नहीं? साहबजादे को इंसान तब समझा सकता है कि जब छोटा होता है, जब वो बालिग हो जाए, 3 बच्चों का बाप हो जाए, वो खुद मुख्तार है। मैं उसको न उसकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता हूँ, न उसके कारोबार में करता हूँ। आपके बेटे का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे का झगड़ा क्या बचपन से चला आ रहा था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। आप एक दूसरे को जानते भी नहीं थे भाई, वो तो बाहर चला गया, उस वक्त उसका कोई तल्लक ही नहीं था। बात यह है कि उसको तो आयशा वाले ले आए, आयशा वाले लड़ाया, आयशा का काम था, उसको मरवाया आयशा वालों ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे को आईएसआई वाले पाकिस्तान लेके आए जी। क्या ये बात पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के इल्म में थी? जी। क्या उनको इस फैसले से इख्तलाफ था? नहीं, उसको मना किया कि मत आओ बाबा, हालात ऐसे नहीं हैं। किसने मना किया? बेनज़ीर ने, मेरे ख्याल में, जो मुझे इल्म है। के कत्ल के बारे में कहा, मुल्क में नजर ना आने वाली हुकूमत कायम है, मुर्तज़ा को भी उसी ने कत्ल किया, बेनज़ीर की हुकूमत भी उसी ने ख़त्म की। जो अभी मैंने बता दिया ना आपको, फिर आप इतनी यकीन से कैसे ये बात कहते हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, पॉलिटिशियन वो होते हैं जो आपको आज बताएं क्या हो रहा है और फ्यूचर बताएं क्या होगा।
मैं फ्यूचर आपको बता रहा हूं कि मुल्क को तोड़ा जा रहा है। लिख लो भली, आप बता दो सबको। मुझे जेल में जा चुका हूं, अभी जेल में डाल देंगे। क्या आप चाहते थे कि आसिफ अली जरदारी सियासत में ना आए? नहीं, ये नहीं मैं चाहता सियासत में आए, ये नहीं है। मैंने तो उसको मेंबर बनाया अपने हल्के से, ये नहीं था। लेकिन मेरा ये था कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं रहे। फिर कहाँ रहते? भाई अपने घर में यहाँ रहते, बीवी मियाँ। यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना माना उसके लिए अजाब हो गया, उस पर इल्ज़ाम लगने शुरू कर दिए। सरदारी साहब, इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत तो होगी, मुझे नहीं पता। जब आसिफ को आपने कहा कि आसिफ तुम प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना रहो, तो आसिफ ने क्या आपसे कहा? आपने नहीं, उसकी बीवी नहीं मानी, उसने कहा कि नहीं रहेगा। ठीक है, मेरा तो मशवरा ही देना था ना, वो नहीं मानते तो नहीं माने। आपने कहा कि आसिफ जरदारी ने अपने कंगले दोस्तों को लखपति बनवाया। हम ही जानना चाहते हैं हाकिम अली जरदारी साहब, किन किन दोस्तों को? नहीं, मेरा नाम मुझे बहुत हैं और मैं किस किस का नाम लूं? ये सही बात है, मैं कहा है मैंने। सही बैड गवर्नेंस नहीं है कि ऐसे लोग आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में फायदे उठाने शुरू कर दें इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर का जो खावंद है वो उनका दोस्त है। नहीं, असल बात ये होती है ना, पॉलिटिशियन हमारे पास लोग आते हैं, किसी को खत चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को फलाने साहब को फ़ोन कर दो साहब, अब बाबा ये गरीब आ रहा है उसका काम करना। ये मैंने उसको नहीं कहा कि इसको पैसे बनाने के काम दो या परमिट दो या ये दो। इस तरह से उसको इसका नाम को इस्तेमाल किया गया और माल बनाया लोगों ने। आप आसिफ जरदारी के लिए एक राय रखते हैं कि उसको लाहौर नहीं जाना चाहिए था, लाहौर में घर नहीं लेना चाहिए था, लाहौर में रिहाइश नहीं रखनी चाहिए। आप लाहौरियों के इतने खिलाफ क्यों हैं? नहीं, मैं लाहौर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं पुराना आदमी हूँ। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर में पहले तो लाहौरियों ने कहा, लियाकत अली को पंजाब वालों ने कहा, लाहौरियों ने पंजाब वालों ने कहा कि आप 2 सीटें मत रखो, या प्राइम मिनिस्टर बनो तो प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग हमें दो। यहाँ जलसा था, यहाँ अपना क्लिफ्टन पे। लियाकत ने कहा नहीं, मैं दोनों रखेगा, हम दोनों रखेगा, प्रेसिडेंट भी बना, प्राइम मिनिस्टर बना। पहुंचा, मार दिया गया। डॉक्टर खान को वली खान वालों ने कहा कि वन यूनिट के लोग खिलाफ हैं, आप चीफ मिनिस्टर ना बने अपना वन यूनिट के। उसने कहा हमने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, मैं बनूंगा। वो बना, वन यूनिट का काम उससे लिया गया। उसके बाद उसको मार के वली खान को फ़ोन किया कि वो चाचा की लाश ले जाओ। तो इसलिए मुझे था कि मेरे बेटा जो है ना, वहाँ शायद उसका बहशर ये ना हो, इसलिए मैंने कहा था। मैं लाहौरियों के खिलाफ नहीं, न पंजाबियों के खिलाफ हूँ, बल्कि मैं पंजाबी ज़बान बोलता हूँ, सराइकी बोलता हूँ। आप किन के खिलाफ हैं? पंजाबियों के? नहीं, मैं उस ज़हनियत के खिलाफ हूँ जो कि इंसान को इंसान नहीं समझते। तो इसका इतलाक सिर्फ लाहौरियों पे होता है? नहीं। आगे चलते हैं। Should people party contest the coming election or not? अगर तो फ्री फेयर इलेक्शन होती है और चीफ इलेक्शन का फ्री है, ये जो अपना इंटीरियर गवर्नमेंट जो है न्यूट्रल है, तो सारी जमायतों को पार्टिसिपेंट करना चाहिए। लेकिन वो नहीं होगा, ये सिलेक्शन करा रहा है, इलेक्शन नहीं करा रहा। आप समझे? तो क्या आपके बेटा भी इस सिलेक्शन में शामिल होगा? नहीं।